हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज, जिसका अध्याय 5 है और भाग जो है वो 4 इसमें पढ़ेंगे। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है नई समस्याएं। इसमें हम आज कवर करेंगे औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इससे पहले हमने अकबर के बारे में, बाबर के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे की पीढ़ी में मुगल जो है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी, एक तरीके से कह सकते हो कि नींव अकबर ने बनाई थी, अकबर ने जो भी शासन व्यवस्था में बदलाव किए थे, उन सबके विपरीत यानी कि उल्टा। ठीक है, जैसे जजिया कर हटा दिया था अकबर ने और औरंगजेब ने पुनः उसे लगा दिया था, जो हिंदुओं पर लगता था धार्मिक कर। तो इस तरीके से सारा कुछ विपरीत कर दिया, जिससे जो जनता थी वो सारी औरंगजेब से क्या हो गई, क्रुद्ध हो गई, यानी कि रुष्ट हो गई। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। पूर्वजों का मतलब अकबर ने जो भी कुछ समाज में किया था, और अकबर की चीजों को जहांगीर शाहजहां ने वैसे ही फॉलो किया था, कोई बदलाव नहीं किया था, तो वहां तक तो सब ठीक चलता रहा। लेकिन औरंगजेब ने सब अपने अनुसार सब कुछ बदल दिया, यानी कि जो किए कराए पर पानी फेरना, एक तरीके से ऐसे कह सकते हो। तो वही किया कि अकबर ने जो भी कुछ समाज में किया था, उन सबके विपरीत किया। वह धर्मांधता और कठोर नैतिकतावादी था, यानी कि धर्म को मानने वाला, कि नहीं मुस्लिम धर्म ही अपनाओ, ऐसे करो वो चीजें। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया था, वो सभी धर्मों को समान महत्व देता था। सब जनता उसको बहुत प्रिय थी, जनता भी अकबर को बहुत पसंद करती थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कट्टरपंथी नहीं थी अकबर में, जो औरंगजेब में दिखी, उसे कला या साहित्य से प्रेम नहीं था। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि अकबर ने कला साहित्य सब पर वर्क किया, सब पर काम किया, और साथ ही साथ जहांगीर शाहजहां में भी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन उसको इससे कोई मतलब था, हिंदुओं का पुराना घृणित जजिया कर लगाकर उसने बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। अब आप किसी के धर्म में जैसे आप मंदिर तुड़वा रहे, तो कौन वहां की प्रजा खुश रहेगी? या मस्जिद तुड़वा रहे तो वहां के लोग भी खुश नहीं रहेंगे। कहने का मतलब क्या किया उसने, कि सब कुछ अपोजिट कर दिया। जो अकबर ने अच्छा किया था, उन सब के अगेंस्ट में चला गया। जजिया कर लगा रहा, धार्मिक कर आज भी नहीं लगते हैं, और इसने उस समय धार्मिक कर लगाया था, जो केवल हिंदुओं पर लगाए जाते थे। सारे मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिद बनवा रहा था। तो इस तरीके से जनता को क्या किया, नाराज कर दिया उसने। उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया, जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। उत्तर में सिख खड़े उठ खड़े हुए। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा कि एक एक राजा जो है वो प्रजा के हित में काम करता है। प्रजा, अगर हम जाति धर्म के आधार पर काम करेंगे तो कोई प्रजा को खुश नहीं रखेगी, क्योंकि प्रजा, वो भी भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत सारे धर्म है, जातियां हैं, सबको एक समान भाव से देखा जाता है। अगर वहां पर आप जाति धर्म की बात करते हो, तो फिर आप वहां पे अच्छे शासक नहीं बन सकते, ना ही जनता आपको पसंद करेगी। अब अकबर के समय तो बहुत सारे राजपूत शासक जो थे अकबर को पसंद करते थे, यहाँ तक कि कईयों ने तो रिश्ता भी कर दिया था। ठीक है, उन राजपूत शासक जो अविलंब, मतलब एक तरीके से एक पिलर के जैसे थे, उनको भी नाराज कर दिया। और साथ ही साथ सिख, मराठा, जाट जितने भी थे, सबको इसने नाराज कर दिया, और सब जगह जगह इसके खिलाफ आंदोलन होने लगे। वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांत प्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे। जो सिख थे, ठीक है, उनको भी नाराज कर दिया। और एक तरीके से अकबर जो था वो हिंदू मुस्लिम में सब में जनता को किसी प्रकार से शांति पूर्वक सारी चीजें एक अच्छे ढंग से काम किया जा सके, ऐसे। लेकिन इसने यहाँ पर धर्म के प्रति, जाति के प्रति इस तरीके से विरोध किया, जगह जगह आंदोलन किए, वो युद्ध किए, जिससे क्या हुआ कि लोग इसके इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, और उन्होंने अपने अपने जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिए। जैसे उस समय सूबेदार हुआ करते थे, ठीक है, वो जमींदार हुआ करते, उन सबको इसने नाराज कर दिया। और इस तरीके से फिर क्या हुआ कि एक पतन की ओर चला गया। वे शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे, जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो रहे थे। भारत में पश्चिमी तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों एवं वंशज लड़ाकू मराठों को भी क्रुद्ध कर दिया। यहाँ तक कि अब आप देख रहे हो कि राजपूतों को नाराज कर दिया, सिखों को नाराज कर दिया, ठीक है, मराठाओं को नाराज कर दिया। तो भारत में जो लोग थे, ठीक है, जो जो संगठन थे, जो जो लोग थे, उन सब के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम किया। कहीं पर कर लगा दिया, तो कहीं लोगों को उनके इंटरफेयर, जो उनके आंतरिक मामले थे, उनमें हस्तक्षेप किया। कहीं पे जाके युद्ध करने की कोशिश की। ठीक है, जैसे जो अकबर के समय तक मुगल काल था, वो उत्तर पश्चिम से लेकर पूरा उत्तर भारत में साम्राज्य था। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, मराठाओं यानी नीचे साउथ में भी युद्ध करना शुरू कर दिए थे। अब जब युद्ध करोगे तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, धन चाहिए, ठीक है, उधर से जो कर वगैरह मिल रहा था उसमें भी दिक्कतें आने लगी। तो कहने का मतलब क्या था कि इसने अपने चारों तरफ दुश्मन खड़े कर लिए, आप ये कह सकते हो। ठीक ऐसे समय जब उसके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ, और मराठाओं से कब इसने पंगा ले लिया, कब युद्ध करना शुरू कर दिया, कब नाराज किया, जब मराठाओं के बीच में एक ऐसा सेनानायक आया सामने, जो कि अद्भुत था, जिसने अंग्रेजों और मुगलों दोनों को ही अच्छे से परेशान किया, जिसका नाम कौन है, शिवाजी। ठीक है, शिवाजी को हम इतिहास में पढ़ते हैं। यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया था कि शिवाजी को बुलाया, ठीक है, मराठाओं मराठाओं के जो सेनानायक थे शिवाजी, शिवाजी को बुलाकर आगरा में,
और बड़े ही प्यार से बुलाया कि भाई ठीक है, एक ऐसा निमंत्रण देते हैं किसी को, और वहां पे जाके बांधने की कोशिश की, पकड़ने, बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी भी एक अद्भुत नेता थे, चतुर चालाक, ठीक है, तो वहां से वो चकमा देकर निकल गए। तो जाहिर सी बात है कि आप किसी को धोखा देकर पकड़ रहे हो और इस तरीके से अपनी अपनी ही जनता को नाराज कर रहे हो, तो कौन से ऐसी जनता ऐसे शासक को क्यों पसंद करेगी जो जनता के हित में काम नहीं। जनता केवल अपने उस शासक को प्रिय है, उसी राजा को प्रिय पसंद करती है जो राजा अपनी प्रजा के हित में काम करता है। तो औरंगजेब ने कोई भी प्रजा के हित में काम नहीं किया था, इसलिए जगह जगह उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई थी। तो जहां जहां मुगल साम्राज्य काफी विस्तृत हो चुका था, जहांगीर शाहजहां ने उसको उस पर शासन ही कर पाया, कुछ नहीं बढ़ा पाया, इतना अकबर ने बढ़ा दिया था। अगर उसी चीज को बढ़ाता रहता तो शायद मतलब उसी पे ही काम करता रहता, तो शायद हमारे पास आज जो हमारे भारत की स्थिति वो कुछ और ही होती। और औरंगजेब ने अपने बड़े भाई जो दारा सिको, ठीक है, दारा सिको भी काफी अच्छा शासक था, जनता उसे प्रिय करती पसंद थी, और जनता चाहती थी कि दारा सिको राजा बने। और ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब की जगह दारा सिको शासक बनता, राजा बनता, तो आज हमारा इतिहास कुछ और होता, ठीक है, क्योंकि इसमें कट्टरपंथी ज्यादा औरंगजेब में। तो औरंगजेब ने क्या किया कि मराठाओं को क्रुद्ध कर दिया, पुनर्जाटवादी विचार अपने आप पनपने लगे, और इस तरीके से जगह जगह क्या हुआ, मराठा, सिख, जाट, राजपूत, ये अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि अकबर के समय तक क्या था कि वो अपने ही क्षेत्र में अपने खुद के शासक थे, किसी तरीके का आंतरिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, इसलिए सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, प्रॉपर तरीके से टैक्स देना, सब कुछ अच्छे तरीके से काम चल रहा था। लेकिन औरंगजेब ने तो सबको नाराज कर दिया, नाराज कर दिया तो कई जगह से टैक्स भी नहीं आ रहा था, वो युद्ध भी कर रहा था, अलग अलग तरीके से मनमानी कर रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों के मन में आ गई पुनर्जागरणवाद, कि यानी कि मुझे क्या चाहिए, अपने ही राज्य पर वो फिर से वापस से स्वतंत्रता चाहिए। और इसलिए औरंगजेब के खिलाफ युद्ध की तैयारियां जगह जगह से, मतलब नाराज हो गए लोग और आंदोलन करने लगे, जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल हुआ। अब जो बाकी लोग थे उनके, क्योंकि औरंगजेब ने ही धर्म वाली बात जो थी, मंदिरों को तोड़वाना, ये करना, तो ये अकबर ने जो सब कुछ ठीक कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः उसे उकसा दिया कि नहीं भाई, मंदिरों को तोड़ रहे हो, यहाँ की जनता को नाराज कर दिया। तो लोगों के दिमाग में धर्म और राष्ट्रवाद आ गया कि भाई अब तो हमें अपने राष्ट्र को और अपने धर्म को बचाना है। इसलिए जो यहाँ पहले से लोग जो थे, जिनका अपनी खुद की जमीन थी, उन लोगों के दिमाग में, जैसे मराठा वगैरह, तो उनको लगा कि किस तरीके से हमें अपना राष्ट्रवाद जो है, वो भावना जो थी जागृत हो चुकी। वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था। धर्मनिरपेक्ष जहां पर सभी धर्मों को समान, सेकुलर जैसे बोलते हैं कि समान, धर्म समान, सभी धर्मों को मानना। और अकबर के समय क्या था कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सबको समान धर्म से देखा जाता था, समान भाव से देखा जाता था कि सभी धर्म एक जैसे हैं। कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप किसी को ना ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज थी पहले, लेकिन औरंगजेब ने इसको खत्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो अपने धर्म का बढ़ावा दे रहा था, बाकी धर्मों को निम्न मान रहा था, या ना के बराबर मान रहा था, उनको नहीं मान रहा था, इसीलिए ऐसी चीजें हुई, ना ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में हो पाई। और इस तरीके से औरंगजेब ने चारों तरफ से अपने दुश्मन खड़े कर लिए। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों को शक्ति और संबंधता हासिल की, लेकिन उनकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई। अब क्या हुआ कि जब राष्ट्र धर्म की बात हो रही है और धर्म की बात हो रही है, दोनों तत्व जब मिल गए तो शक्ति और संबंधता हासिल हो गई, क्योंकि शक्ति मिल गई ना कि धर्म के लिए लड़ना है, अपने राष्ट्र के लिए लड़ना है, ऐसी भावना लोगों के दिलो दिमाग पे आ गई, जैसे कि मराठाओं के लिए है, ठीक है। लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमजोरियां भी। यह केवल खास किस्म की और आंशिक राष्ट्रीयता थी, क्योंकि आंशिक राष्ट्रीयता पूरे भारत में राष्ट्रीयवादता नहीं थी, वो कुछ कुछ जगह थी। जैसे मान लो मराठाओं को नाराज किया तो मराठा अपनी जमीन के लिए, राजपूतों को जहां नाराज किया वो राजपूत अपनी अपनी जमीन के लिए। केवल वो एक छोटे छोटे संकीर्ण रूप में राष्ट्रीयता थी, पूरे संपूर्ण रूप में नहीं थी। जिस जिस क्षेत्र में दिक्कत हुई उसने वहां पर आंदोलन किए, पूरा राष्ट्र एक नहीं था। यही एक कमजोरी थी, जिसमें धर्म के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था, ठीक है, कि जितना पूरा एक तरीके से सभी तत्व समावेश नहीं थे, कुछ ही तत्व थे। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक था, जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती। विशेषकर मराठाओं की अवधारणा व्यापक थी। मराठा फिर भी सभी जितने भी, अगर भारत में उस समय औरंगजेब के समय जितने भी धर्म थे, जितनी भी जातियां थी, ठीक है, उन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर मराठा थे। मराठा चाह रहे थे कि ये हमारा व्यापक, मतलब विस्तृत रूप से राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो मराठाओं में थी, और किसी में इतनी नहीं थी, केवल अपने क्षेत्र के रूप में सबके अंदर थी, लेकिन विस्तृत रूप में मराठाओं में थी। और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ रही थी, उनके साथ इस अवधारणा का विकास भी हो रहा था। अब यहाँ पर बता रहे कि जैसे जैसे मराठा शक्ति बढ़ रही थी, क्योंकि शिवाजी एक ऐसा सेना नायक जो थे, वो उन्होंने अपनी मराठा शक्ति इतनी मजबूत बना दी थी कि अच्छे से परेशान किया था अंग्रेजों को भी और मुगलों में भी, औरंगजेब को भी। 1784 में वारेन हेस्टिंग ने लिखा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है, तो वहां से जो अंग्रेज हैं, ठीक है, 1773 के बाद सॉरी, वारेन हेस्टिंग ने लिखा है
कि हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में केवल मराठा के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है। स्वयं अंग्रेज वारेन हेस्टिंग ने क्या बताया है कि केवल राष्ट्रवाद की अगर भावना की बात करें, केवल मराठाओं के हृदय में थी और किसी की में नहीं उन्होंने देखी, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर एक व्यक्ति के मन पर देखी जा सकती है। मराठा अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे, कि वो अपने लिए सैनिकों के प्रति बहुत उदार थे, कि किसी तरीके से सबके मन में एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की जा सके, ऐसे मराठा शासक थे। और उसके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी, उनके सैनिकों के बीच में लोकतांत्रिक थी, यानी जनता जो है वो हमारे ही इस तरीके की जो लोकतांत्रिक भावना होती है सब वो थी, ना कि सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं था वहां पर केवल मराठा, वो एक जनता के लिए लोकतंत्र राष्ट्रवाद की भावना विकसित कर रहे थे। इससे उन्हें शक्ति मिली। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर, पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। उसको ऐसा नहीं था। अब यहाँ लोकतंत्र का मतलब आप समझ गए कि लोकतंत्र में क्या है, कि उससे मुस्लिम से दिक्कत नहीं थी शिवाजी को, कि भाई जो मुस्लिम है उनसे मुझे दिक्कत है। उसे औरंगजेब से दिक्कत थी, क्योंकि औरंगजेब हमारी ही जनता को, हमारे ही भारत के लोग, अपने ही लोगों को, ठीक है, क्योंकि अब तो मुगल भारतीय हो चुके थे ना, तो अपने ही लोगों को नाराज करना कहाँ तक सही है। तो इसलिए औरंगजेब से नाराजगी थी, न कि मुस्लिम से नाराजगी थी। इसीलिए शिवाजी ने अपने ही जगह सबको नौकरियां दी, एक लोकतंत्र की भावना विकसित की, राष्ट्रवाद की भावना विकसित की। मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचा का चरमराना था। किसान बार बार विद्रोह करते, इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए। 1969 के बाद जाट किसान जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे, बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते, और गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का भी था। तो सतनामियों ने, जाटों ने, सिखों ने, मराठों ने सबको नाराज कर दिया। सब ने जगह जगह आंदोलन औरंगजेब के खिलाफ कर दिया। शिवाजी जो है, इनको हम गोरिल्ला वॉर यानी कि छापामार नेता के रूप में जानते हैं। ये जंगलों में छिप जाते थे, फिर अटैक कर देते थे जगह जगह, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छे, चतुर और साहसी नेता थे। तो इन्होंने ही राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर विकसित की। उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैल गई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी। जब उत्तर भारत में जगह जगह सिख, जाट, सतनामी जगह जगह आंदोलन चल रहे थे, आपस में ही राजपूतों में सब जगह फूट चल रही थी, लेकिन मराठा शक्ति लगातार कमजोर मजबूत होती जा रही थी, जबकि उत्तर भारत के जो शासक थे वो कमजोर होते चले जाते, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में होता है। शिवाजी का जन्म भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ दिया जाता है शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 ईस्वी में, पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापा मार नेता के रूप में। तो शिवाजी को किस नाम से, मतलब कैसे जानते हैं, उनकी जो पहचान बनी है वो एक गोरिल्ला वॉर यानी कि छापा मार नेता के रूप में। छापा मार का मतलब मैंने आपको बताया कि वो जंगलों में, पहाड़ियों में, झाड़ियों में छिप कर फिर अटैक कर दिया करते थे। उनके घुड़सवार घोड़ों पे रहते थे, वो लोग ग्रुप दल बना लेते थे और वो जंगलों में कहीं भी छुप जाते थे और फिर लूटपाट करके और अपने दुश्मनों को हरा देते थे। इससे घुड़सवार दूर दूर तक छापा मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेजों की कोठियां बनी थी, क्योंकि उस समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, वारेन हेस्टिंग वगैरह जो आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज भारत में पूरी तरीके से अपने पैर पसारने लग गए थे। जगह जगह जो कोठियां थी उनको भी, अंग्रेजों की कोठियों को भी खूब लूटा, ठीक है। उनके जो अड्डे थे, एक तरीके से आप कह सकते हो, उनको लूटा और मुगल साम्राज्य को दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में चौथ कर लगाया। और जो मुगल साम्राज्य में जगह जगह फैले हुए थे, चौथ कर लगाया, यानी कि एक तरीके से ये भी एक टैक्स का टाइप है, ठीक है। तो वहां पर टैक्स जो थे वो टैक्स भी लगाया, अंग्रेजों को भी खूब ढंग से तंग किया, और फिर उसके बाद युद्ध करके माल, मतलब जो लूट लाट के भाग जाते थे, पता ही नहीं चलता था, लोग ढूंढते रहते थे, फिर से जंगल में गायब हो जाते थे। इस तरीके से वो उन्होंने आराम से खूब तंग किया अंग्रेजों को और मुगलों को भी। उन्होंने मराठाओं को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल के रूप में तैयार कर लिया था। मतलब एक फौजी दल, ऐसा टुकड़ी बना ली थी कि लोगों को डर था कि पता नहीं कब कहां से शिवाजी आ जाएंगे और मतलब हमें तंग करके, मतलब लूट लाट के चले जाएंगे, परेशान कर लेंगे। इस तरीके से शिवाजी करते थे। तो उन्हें किस लिए जानते थे, छापा मार नेता के रूप में। उन्होंने राष्ट्रीयवाद और पृष्ठभूमि प्रदान की। दुर्जय दुर्जय मतलब जैसे जीतना कठिन हो, दुर्जय यहाँ पर बनवर्ड है आपका ये, ठीक है, जैसे जितना कठिन हो शक्ति के रूप में दे। और अंग्रेजों के लिए, मुगलों के लिए शिवाजी को जीतना बड़ा ही मुश्किल था। शिवाजी की मृत्यु 1780 में होगी। जन्म कब हुआ था, 1627 में, और मृत्यु कभी थी 1680 में ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। लेकिन मराठा शक्ति तब भी बढ़ती रही। शिवाजी ने इतना ट्रेंड कर दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक मतलब कमजोर तो हुए मराठाओं ने जब शिवाजी को खो दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इतने सारे सैनिकों को ट्रेंड कर दिया था कि वो प्रभुत्व बढ़ता ही गया। प्रभुत्व के लिए मराठा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुए, अंग्रेजों की विजय हुई, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1707 में किसकी मृत्यु होगी, औरंगजेब की। 100 वर्ष तक भारत पर उत्तराधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने मुगल एम्पायर जो था, ठीक है, उसको इतना कमजोर बना दिया था कि अब कोई उत्तराधिकारी नहीं बना था।
कि अब कौन बनाए। अकबर के बाद तो कोई दिक्कत नहीं थी, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब ने जिस तरीके से भारत में जो शासन किया था, उसने जगह जगह अपने दुश्मन खड़े कर दिए थे। इसकी वजह से कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। कि अब 100 साल तक चल रहा था कि मराठा बनेंगे, सिख बनेंगे, जाट बनेंगे, सतनामी बनेंगे, राजपूत बनेंगे या फिर अंग्रेज बनेंगे। तो उभर कर जो दो शक्तियां आ रही थी, तो इस तरीके से क्या बताया जा रहा है, 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी आ गई, ठीक है। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के लिए 4 दावेदार हो गए थे। 4 दावेदार कौन थे? इनमें से दो भारतीय थे, 2 विदेशी थे। भारतीयों में कौन कौन थे? भारतीयों में थे मराठा और दक्षिण में हैदर अली, ठीक है, ये थे। और विदेशियों में थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। बाकी कमजोर पड़ गए थे सारे के सारे। थे तो छोटे छोटे बहुत थे, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो 4 थे जो दावेदारी कर रहे थे कि भारत पर शासन करने के लिए। तो नंबर 1 मराठा और भारतीय जो थे, और दूसरा टीपू सुल्तान, जो आपने नाम सुना है, हैदर अली, ठीक है। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान और मराठा जो थे वो इंडिया की तरफ से दावेदार थे, और जो विदेशी थे हमारे लिए वो फ्रांसीसी और अंग्रेज। सदी के पूर्वार्ध में, सदी से पहले ही, ठीक है, 18वीं सदी से पहले ही लगभग निश्चित जान पड़ता है कि मराठा पूरे भारत में, यानी कि 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी से पहले, पूर्वार्ध मतलब पहले ही ऐसा लग रहा था कि जब शिवाजी ने अपना छापामार युद्ध शुरू किए थे, कि अब मराठा पूरे भारत में हुकूमत अपनी जमा लेंगे, हुकूमत कायम कर लेंगे, अर्थात शासन करना शुरू, मतलब पूरे भारत पर एक छत्र साम्राज्य करेंगे, मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। यानी कि जो मुगलों के बाद अब कौन उत्तराधिकारी बनेगा, तो कौन बनेगा? मराठा बनेंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रही थी जो उनका सामना कर सके, और कोई भी इतनी शक्ति नहीं थी। छोटे छोटे जो आंदोलन हो रहे थे उनमें इतनी शक्ति नहीं थी, केवल मराठाओं में इतनी शक्ति थी, जो इस बात के मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब नेक्स्ट जो है भारत पर शासन करने वाला कौन रहेगा? मराठा रहेंगे, जो कि हमारे ही देश के थे। ठीक उसी समय, अब जब ये 4 दावेदार थे, फ्रांसीसी, अंग्रेज, टीपू सुल्तान, मराठा, ठीक उसी समय 1739 की बात करें, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो 1739 में उत्तर पश्चिम से एक नया बवंडर खड़ा हुआ। नया बवंडर एक नया आतंकवादी एक तरीके से, मतलब सॉरी कह सकते हैं आप, कि जो यहाँ पर वही कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आक्रमणकारी आते रहे, तो आक्रमणकारी के रूप में एक और नया ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर आ जाता है। वो क्या करता है? अटैक कर देता है और बुरी तरीके से दिल्ली को लूटपाट करता है, बड़ी ही मारकाट करता है, लूटपाट मचाई। और उसने बेशुमार दौलत यहाँ पर इकट्ठी, क्योंकि दिल्ली में उसमें बहुत दौलत थी, सब कुछ भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। जो इतने आक्रमणकारी आ रहे थे उनकी वजह यही थी कि भारत में बेशुमार दौलत, बहुत पैसा, बहुत धन था, तो इसीलिए आक्रमणकारी आते, धन लूट ले जाते फिर अपना। तो यहाँ पर एक और आक्रमणकारी आता है जिसका नाम क्या है? ये है आपका नादिर शाह। और नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, बहुत लूटपाट मचाई, बहुत आतंक मचाया, और बहुत सारा यहाँ से धन लेके गया। दिल्ली के शासक कमजोर और नपुंसक हो चुके थे, तो मराठाओं के नादिर शाह की टकराट नहीं हुई थी, मराठाओं की नहीं हुई थी ना, लेकिन दिल्ली पर, उत्तर पश्चिम में तो ये साउथ तक तो नहीं गया था, लेकिन दिल्ली पर इसने कब्जा अच्छे से कर लिया था। उसके हमले से मराठाओं का काम आसान हो गया था। इसके बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गया, फिर बाद में ऐसा लगा कि मराठाओं के अधीन हो जाएगा, ठीक है। अब नादिर शाह के आक्रमण से क्या हुआ? जो तख्ते ताउद वगैरह था वो सब यहाँ से ले गया नादिर शाह। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली मुगलों का अधिकार और राज्य रहा बचा, वो भी दावेदारी जो थी वो खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुछ होगा, लेकिन अब तो वो भी जो था वो भी खत्म हो चुका। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वह भी किसी न किसी हाथ की कठपुतली रह जाती। अब जो भी कुछ बचे रहते, वो भी ऐसा लग रहा किसी न किसी हाथ की कठपुतली बन जाते। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार भेजते रहे। और ठीक है, जो पहले अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे? उपहार भेजते थे, जो भी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उपहार, पैसा ऐसा भेजना, ये सब भेजते रहे। बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उन बादशाह के एजेंटों के रूप में काम करती रही जिसके पास ये सिक्के 1835 में चलते रहे। तो बाद में पता चलता है कि भाई यहाँ तक वो उपहार और पैसे भेजते रहे अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते कि भारत से अफगानिस्तान कब अलग हुआ? जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय अफगानिस्तान अलग हो गया था। और नादिर शाह का जो आक्रमण करने की डेट है वो भी आपको याद है, 1739। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। और शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627 में। ये सब आपको जो डेट आ रही इनको ध्यान रखना है, ठीक है, किस तरीके से। तो अफगानिस्तान जो था वो लंबे समय तक भारत का हिस्सा था, लेकिन नादिर शाह के आक्रमण के बाद वो भारत से अलग हुए, उससे कटकर नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। अब नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया, बहुत सारा धन लूटा, और यहाँ से तख्ते ताऊद, पैसा वगैरह लेकर वो चला गया। और उसने अफगानिस्तान में जाकर अपनी राजधानी, ठीक है, उसको वहां पर जाकर वो मतलब सेट हो गया। बंगाल में जालसाजी और बगावतों को बढ़ावा देकर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ठीक है, द्वैत शासन जो नींव डाली थी, वही रॉबर्ट क्लाइव। उस रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? अंग्रेज जो था, ठीक है, क्योंकि अब अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा था धीरे धीरे,
तो उसने बंगाल में किस प्रकार बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल पहले इस तरीके से धीरे धीरे करके अपने पैर पसारना शुरू कर दी। तो धोखे से उसके बाद कह रही क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से ही सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के बीच में जो हुआ था, क्योंकि दूसरे जो और उसके करीबी थे, ठीक है, उनको अपनी तरफ करके एक तरीके से जालसाजी मतलब धोखे से, ठीक है, अपने ही उसके करीबियों को अपनी तरफ कर लिया और युद्ध जीत लिया। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने पैर जमाना 1757 प्लासी के युद्ध के बाद ही उनकी जो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि बढ़ गई थी, शक्ति बढ़ गई थी कि अब तो हम भारत पर कब्जा कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद इस तारीख से माना जाता है कि एक तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी। जल्दी ही पूरा बंगाल बिहार अंग्रेजी हाथों में आ गया। एकदम से नहीं किया था, धीरे धीरे किया था उन्होंने, पहले बंगाल पर, फिर बिहार पर, फिर धीरे धीरे शासन बढ़ता गया। इससे शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा था। बंगाल का अकाल और बिहार का अकाल उसी समय पड़ा था 1770 में। इस घनी आबादी वाले इलाके में 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो चुकी थी। इतना ज्यादा भयंकर अकाल पड़ा जिससे लोग 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, दक्षिण में अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में। अब साउथ में क्या हुआ कि भारत में जो लोग थे उनमें तो इतनी ताकत नहीं बची थी कि अंग्रेजों से युद्ध कर सके। अब यहाँ पर जो, क्योंकि सब धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे थे, अब जो अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में रह गए वो आपस में युद्ध करने लगे, ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की विजय हो गई, अंग्रेज जीत गए। इस तरीके से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान सब मिट गया था, क्योंकि वो भी हमारे लिए विदेशी थे, बहुत ज्यादा तो थे नहीं, तो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तो लगभग नामो निशान मिट गया, वो भी यहाँ से भाग गए तरीके से। फ्रांसीसियों ने भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई थी जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। मराठा संगठन दक्षिण में हैदर अली और प्लासी में उनकी जीत के बाद बंगाल बिहार में फैलने वाले बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हो जिनकी नीयत पूरे भारत पर राज्य करना हो। अब यहाँ पर अभी भी लोगों के दिमाग में था, क्योंकि फ्रांसीसी तो हार गए, है ना, वो हट गए। 4 में से कौन बचा? अंग्रेज, हैदर अली और मराठा शक्ति। अब क्या हुआ लेकिन अंग्रेजों के बारे में इतना किसी ने नहीं सोचा था कि पूरे भारत पर राज्य कर लेंगे। अभी भी दिमाग में लोगों के क्या था कि अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जा रहा था। लोगों के दिमाग में अभी भी यही था कि भाई अंग्रेज तो कुछ लोग हैं, वो कैसे पूरे भारत पर शासन कर सकते हैं। पूरे भारत पर शासन करने की बात अभी भी लोगों के दिमाग में मराठों के लिए थी। वे सारे पश्चिमी और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे, और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी, क्योंकि जिस तरीके से जो मध्य भारत तक फैल चुके थे, ठीक है, दक्षिण में तो थे ही, अब किस तरह दिल्ली तक फैल चुके थे, तो लोगों को पता था कि उनकी युद्ध कुशलता जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत सही है। तो अब ये जो अगला दावेदार है अपने भारत के लिए वो कौन रहेगा? वो मराठा ही रहेंगे। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी एक विकट विरोधी थे, वो भी काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था, पर वे दक्षिण तक सीमित रहे। टीपू सुल्तान और हैदर अली, इन्होंने केवल क्या किया, दक्षिण में जितने भी अंग्रेज थे उनको हराया और वहां से लगभग उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, लेकिन वो भी सीमित रहे, उनकी भी संकुचित रहा। अगर वो पूरे भारत की बात करते या फिर मराठा और टीपू सुल्तान मिल जाते तो शायद हमारे भारत की स्थिति भी कुछ और अलग होती। उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था, पर वे दक्षिण तक सीमित रहे। पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, केवल एक क्षेत्र तक सीमित रहे। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति थे, भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशीलता के गुण भी थे। एक अच्छा नेता के रूप में, एक अच्छे शासक के रूप में देख सकते हैं एक ऐसी, लेकिन वो सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट पूरे जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः 1799 में, ठीक है, 1799 में 1799 में पराजित कर दिया, और इस तरह मराठा और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। ठीक है, अब टीपू सुल्तान, पहले टीपू सुल्तान ने हराया, बाद में टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हरा दिया। अब जब टीपू सुल्तान हार गए, ठीक है, उसके बाद कौन बचा? मराठा और अंग्रेज बचे। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी बैर था, उनकी आपस में जो सरदार हुआ करते थे सैनिकों के बीच में, अब उन सरदारों में आपसी बैर होने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आंतरिक झगड़े होते हैं तो बार वाला इसमें फायदा उठाता है। तो वही चीज हुई कि मराठाओं में शिवाजी तो जो एक नेता थे वो तो मर गए थे, उनके बाद जो बाकी बचे हुए जो और सेनानायक थे उनमें आपस में बैर भाव बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी सैनिकों टुकड़ी जो थी उनसे युद्ध किया। अंग्रेजों को पता था कि फूट डालो शासन करो वाली नीति जो अंग्रेजों ने शुरू से अपनाई थी कि छोटे छोटे हिस्से पर वो युद्ध करते गए, जीतते गए और कब्जा करते गए, और युद्ध को पराजित किया। उन्होंने 1804 में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया, और 1818 में आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई थी, और उनके बड़े सरदारों की मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीनता स्वीकार कर ली, और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन हो गए। जब हार गए और अंग्रेज इसके बाद भारत में अधिकांश भाग में शासक बन गए, और वे देश के सीधे और फिर अधीनस्थ राजाओं के मध्य
शासन करने लगे और इस प्रकार से राजा अधीनस्थ हो गए किसके, अंग्रेजों के। शासन किसने कर लिया, अंग्रेजों ने कर लिया। इस तरीके से एक के बाद एक पर्वबार करते गए, जीतते गए और शासन शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत की अव्यवस्था और अराजकता से बचाया है। ठीक है, हमें हर बार ऐसा लगता है ना, बोला जाता है कि अरे अराजकता थी भारत में और ये थी अव्यवस्था थी, वो हमें अंग्रेजों ने शुद्ध बनाया, एक योग्य बनाया, ऐसा कई जगह मिलता है। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने एक उस युग के बाद जिसे मराठा ने आतंक का युद्ध कहा था, सुव्यवस्थित शासन कायम किया, लेकिन यह अव्यवस्था अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधित्व की नीति के कारण फैली हुई थी। यह कल्पना की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति व्यवस्था शासन की स्थापना हो सकती थी। ठीक है, ये हमारा आज का औरंगजेब के बारे में, मराठा शक्ति के बारे में पढ़ लिया है। इसके कठिन शब्दार्थ हमने देख लिए। इसका छोटा सा पार्ट और बचा है जो आपके कमिंग वीडियो बहुत जल्दी में लेकर आऊंगी। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।